नमस्ते। आज के इस ऐतिहासिक सफर में बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हमें लगता है कि इतिहास सिर्फ कुछ बीती हुई उबाऊ तारीखें या पुरानी किताबों के पन्ने हैं, है ना? लेकिन असल में इतिहास एक टाइम मशीन है। तो आइए आज एक ऐतिहासिक जासूस बनते हैं। हम समय में पीछे जाकर उन रहस्यों को सुलझाएंगे जो सदियों से जमीन के नीचे और पुरानी किताबों में दबे पड़े हैं। आज का ये सफर बेहद रोमांचक होने वाला है, जहां इतिहास बिल्कुल हमारी आंखों के सामने जीवित हो उठेगा। तो चलिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम अतीत के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो बताएंगे कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या सोचते थे और जाने के बाद अपने पीछे क्या क्या छोड़ गए। अब जरा इस सवाल पर गौर करते हैं। क्या हजारों साल पुरानी कब्रें और धूल खाई हुई प्राचीन किताबें सच में हमें मुर्दों की छिपी हुई कहानियां बता सकती हैं? जो लोग हजारों साल पहले इस दुनिया से चले गए, क्या वो आज भी हमसे बात कर सकते हैं? एक जासूस की तरह सोचिए। जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो अपने पीछे कुछ सुराग छोड़ जाता है। चाहे वो हाथों से लिखी हुई कोई किताब हो, रोज इस्तेमाल होने वाला कोई बर्तन हो, या फिर खुद उसकी हड्डियां। ये सुराग चुपचाप हमारी राह देखते हैं कि कोई आए और उनकी कहानी दुनिया को बताए। आज हम उन्हीं खामोश कहानियों को आवाज देने वाले हैं। ठीक है, तो इस जासूसी सफर में आगे बढ़ने से पहले अपनी रूपरेखा देख लेते हैं। हम सबसे पहले दुनिया की सबसे पुरानी किताब के बारे में जानेंगे, फिर अलग-अलग भाषा परिवारों को समझेंगे। इसके बाद हम प्राचीन समाज, कुछ खामोश पहरियों, कंकालों की कहानियों और आखिर में इनाम गांव के रहस्य और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखों पर नजर डालेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। हमारी जासूसी का पहला सुराग जमीन के ऊपर मिलता है, दुनिया की सबसे पुरानी किताब यानी ऋग्वेद में। हमारे पास कुल 4 वेद हैं, जिनमें सबसे पुराना है ऋग्वेद। इसकी रचना आज से लगभग 3500 साल पहले हुई थी। इसमें 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वो छपी होती हैं, लेकिन ऋग्वेद को शुरुआत में पढ़ा नहीं जाता था, बल्कि इसका उच्चारण किया जाता था और इसे सुनकर याद रखा जाता था। कश्मीर में भुर्ज नाम के पेड़ की छाल पर लिखी गई ऋग्वेद की एक पांडुलिपि करीब 150 साल पहले मिली थी। इतिहासकार इन्हीं वेदों को पढ़कर उस समय को समझते हैं। उदाहरण के लिए, ऋग्वेद में विश्वामित्र नाम के एक ऋषि और देवियों के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच एक बहुत ही सुंदर बातचीत का वर्णन है। इससे हमें पता चलता है कि उस समय लोग प्रकृति को कितना महत्व देते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर। यहाँ हम संस्कृत और भाषा परिवारों की बात करेंगे। देखते हैं कि भाषाएं हमें दुनिया भर से कैसे जोड़ती हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि संस्कृत का शब्द मात्र, हिंदी का माँ और अंग्रेजी का मदर, ये सब सुनने में एकदम एक जैसे क्यों लगते हैं? कोई जादू नहीं है ये। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी एक ही प्राचीन भाषा परिवार का हिस्सा हैं, जिसे भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। इसमें संस्कृत, हिंदी, कश्मीरी से लेकर यूरोप की अंग्रेजी, जर्मन और स्पेनिश जैसी भाषाएं शामिल हैं। ये सब एक ही विशाल पेड़ की अलग-अलग डालियां हैं। इसके अलावा हमारे देश में और भी भाषा परिवार हैं, जैसे दक्षिण भारत में बोली जाने वाली तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये द्रविड़ भाषा परिवार से आती हैं, और पूर्वोत्तर की भाषाएं तिब्बतो-बर्मा परिवार का हिस्सा हैं। ये भाषाएं असल में हमें बताती हैं कि प्राचीन काल से ही लोग एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए थे। अब आते हैं भाग 3 पर, ऋग्वैदिक काल का जीवन। आइए अपनी टाइम मशीन के पहिए को 3500 साल पीछे घुमाते हैं और देखते हैं कि उस समय समाज कैसा था। उस समय समाज को मुख्य रूप से लोगों के काम के आधार पर बांटा जाता था। एक समूह था पुरोहितों का, जिन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था। इनका काम था यज्ञ और अनुष्ठान करना। दूसरे थे राजा। अब यहाँ एक बात साफ कर दूं, ये वो राजा नहीं थे जिनके पास बड़े बड़े महल, खजाने या विशाल सेनाएं होती थीं। बिल्कुल नहीं, ये बस समुदायों के चुने हुए बहुत ही कुशल और बहादुर नेता होते थे। जो लोग प्रार्थनाओं की रचना करते थे वे खुद को आर्य कहते थे, और उनके विरोधी जो अलग भाषा बोलते थे और यज्ञ वगैरह नहीं करते थे, उन्हें दास या दस्यु कहा जाता था। बाद के समय में युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों के लिए दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। हम यहाँ इन ऐतिहासिक बातों को बिना किसी बदलाव के ठीक वैसे ही समझ रहे हैं जैसे वे पुराने ग्रंथों में लिखी गई हैं। अच्छा, तो उस समय लड़ाइयाँ क्यों होती थीं? जरा सोचिए, उस समय की अर्थव्यवस्था आज से बहुत अलग थी। लोग जमीन के बड़े टुकड़ों या महलों के लिए नहीं लड़ते थे। उनकी असली संपत्ति कुछ और थी।
वे मवेशियों यानी गाय भैंसों, रथ खींचने वाले घोड़ों, अच्छे चरागाहों और पानी के स्रोतों के लिए लड़ते थे। युद्ध में जीती गई संपत्ति का कुछ हिस्सा सरदार अपने पास रखते थे, कुछ पुरोहितों को दिया जाता था और बाकी आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ की आग में आहुति देने के लिए भी इस्तेमाल होता था। और कमाल की बात यह है कि उस समय कोई स्थायी या रेगुलर सेना नहीं होती थी। लोग बस सभाओं में मिलते थे और युद्ध या शांति के फैसले मिलजुल कर लेते थे। अब हमारी ये ऐतिहासिक जासूसी किताबों के पन्नों से निकलकर जमीन के नीचे दबे रहस्यों की ओर मुड़ती है। भाग 4, महापाषाण यानी खामोश प्रहरी। जिस समय उत्तर भारत में ऋग्वेद लिखा जा रहा था, उसी समय एक दूसरे इलाके में कुछ और ही चल रहा था। वहां महापाषाण बनाए जा रहे थे। ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? इसे तोड़कर समझते हैं। महा का मतलब है बहुत बड़ा और पाषाण का मतलब है पत्थर। आज से लगभग 3000 साल पहले दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में लोग मुर्दों को दफनाने की जगह पर बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे। ये पत्थर असल में एक तरह के साइनबोर्ड की तरह काम करते थे, ताकि लोग दूर से ही पहचान सकें कि यहाँ किसी की कब्र है। इन कब्रों की बनावट सच में बहुत खास होती थी। इस तरह के महापाषाण को सिस्ट या ताबूत कब्र कहा जाता है। इसमें एक बड़ा सा गोल सुराख होता था जिसे पोर्ट होल कहते हैं। अब आप सोचेंगे ये छेद क्यों? दरअसल ये एक दरवाजे या रास्ते का काम करता था, जिससे एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग समय पर लाकर एक ही कब्र में दफनाया जा सके। इन कब्रों में मृतकों को खास काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुरातत्वविदों को खुदाई में यहाँ से लोहे के औजार, कुल्हाड़ियाँ, कटार और यहाँ तक के घोड़े के कंकाल भी मिले हैं। इससे साफ पता चलता है कि वे लोग मौत के बाद की दुनिया में भी इन चीज़ों के इस्तेमाल में विश्वास रखते थे। अब हम पहुँच गए हैं भाग 5 पर, कंकालों की कहानियाँ। देखते हैं कि ये खामोश कब्रें हमें क्या क्या बताती हैं। क्या हड्डियां सच में बोल सकती हैं? बिल्कुल। अगर सुनने वाला कोई समझदार पुरातत्वविद हो, हड्डियां हमें बता सकती हैं कि कोई इंसान कितना अमीर था। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। ब्रह्मगिरी नाम की जगह पर खुदाई में एक व्यक्ति की कब्र मिली, जिसमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। वहीं पास ही में कुछ और कंकाल मिले, जिनके पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन थे। ये हमें बहुत ही साफ तौर पर दिखाता है कि मौत के बाद भी उस समाज में सामाजिक असमानता थी। कुछ लोग बहुत अमीर सरदार थे तो कुछ बहुत गरीब। दफनाने का तरीका सीधे उनकी हैसियत को दर्शाता था। अब एक और जासूसी वाला सवाल, सिर्फ कंकाल देखकर ये कैसे पता चलता है कि वो किसी स्त्री का है या पुरुष का? इसके लिए हम सिर्फ गहनों पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले जमाने में पुरुष भी खूब आभूषण पहनते थे। असली सुराग हड्डियों के ढांचे में छिपा है। महिलाओं का कूल्हा यानी श्रोणी हड्डी पुरुषों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा चौड़ी होती है, ताकि वे बच्चों को जन्म दे सकें। विज्ञान की ये समझ नई नहीं है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक बहुत ही महान वैद्य हुए थे। उन्होंने चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि उन्होंने शरीर में 360 हड्डियां बताई थीं। आज हम 206 हड्डियां मानते हैं। दरअसल चरक ने दांतों, हड्डियों के जोड़ों और कार्टिलेज को भी अपनी गिनती में शामिल कर लिया था। ये उनकी कमाल की वैज्ञानिक समझ को दिखाता है। तो चलिए अब हम अपने सफर के आखिरी और सबसे रहस्यमयी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। भाग 6, इनाम गांव और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां। भीमा नदी की एक सहायक नदी घोड़ के किनारे बसा है इनाम गांव। यहाँ एक बहुत ही अजीबोगरीब कब्र मिली है जो किसी भी जासूस का दिमाग घुमा दे। आमतौर पर लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर उनका सिर उत्तर की ओर करके दफनाया जाता था, लेकिन यहाँ बस्ती के सबसे बड़े घरों में से एक, जो एक विशाल 5 कमरों का घर था, उसके आंगन के ठीक बीचों बीच एक आदमी को दफनाया गया था। वो भी एक 4 पैरों वाले मिट्टी के बहुत बड़े से जार में, पालथी मारे हुए यानी क्रॉस लेग पोजीशन में। ये घर इतना बड़ा था कि इसमें अनाज का गोदाम भी था। क्या ये किसी बड़े सरदार की कब्र थी? ये आज भी इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य और रोमांच का विषय बना हुआ है। अब हम एक बहुत ही अहम बिंदु पर आते हैं। पुरातत्वविद आखिर पुराने बीजों और हड्डियों को देखकर लोगों के खाने और काम धंधे का कैसे पता लगाते हैं? इनाम गांव की खुदाई में गेहूं, जौ, चावल, दाल और तिल के बीज मिले हैं। इसके साथ ही गाय, बैल, भैंस, हिरण, कुत्ते और कई पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। इनमें से कई हड्डियों पर काटने के निशान हैं, जो ये साबित करते हैं कि लोग इनका मांस खाते थे। वे लोग बेर, आंवला और जामुन जैसे फल भी जंगलों से इकट्ठा करते थे।
ये छोटे छोटे बीज और हड्डियां हमें उस समय के किसानों और शिकारियों की पूरी दिनचर्या की कहानी सुनाते हैं। हमने आज बहुत सारे अलग अलग समय कालों की यात्रा की है, तो चलिए इस टाइमलाइन के जरिए इन सभी अहम तारीखों को एक बार समेट लेते हैं। सबसे पहले आज से लगभग 3500 साल पहले वेदों की रचना शुरू हुई। फिर आज से 3000 साल पहले महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा शुरू हुई। इनाम गांव में किसानों का निवास लगभग 3600 से 2700 साल पहले के बीच था। और चरक संहिता लिखने वाले महान वैदिक चरक आज से लगभग 2000 साल पहले हुए थे। ये वो अहम पत्थर के मील हैं जो हमारे प्राचीन इतिहास की रूपरेखा तैयार करते हैं। इन्हें याद रखिएगा। तो दोस्तों, हमारा आज का ये जासूसी सफ़र यहीं समाप्त होता है। हमने देखा कि कैसे पुरानी पांडुलिपियां, विशाल पत्थर और ज़मीन में दबे कंकाल हमें हमारी ही कहानी बताते हैं। लेकिन जाने से पहले आइए एक सवाल पर विचार करते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आज से 3000 साल बाद भविष्य के पुरातत्वविद हमारे शहरों की खुदाई करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? क्या ढेर सारा प्लास्टिक, हमारे मोबाइल फ़ोन या हमारी कंक्रीट की इमारतें भविष्य के लिए नए महापाषाण बनेंगी? हमारी किताबें और कब्रें हमारे बारे में क्या कहेंगी? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास के पन्नों को इसी तरह उत्सुकता से पलटते रहिए।